नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्यायतंत्र। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई हो, लेकिन बीजेपी को इस बार सीटों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। जिस यूपी को दिल्ली जाने तक का रास्ता कहा जाता है और जहां से बीजेपी को भारी मात्रा में सीटें जीतने की उम्मीद थी, वहां भी बीजेपी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और नतीजा ये निकला कि इस बार बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन सिर्फ अपने दम पर नहीं बल्कि पूरे एनडीए अलायंस के साथी दलों के समर्थन से बीजेपी इस बार सत्ता में आई है। इन्हीं सब हालातों के चलते महाराष्ट्र में भी भाजपा को सत्ता की दौड़ में बने रहने के लिए और महाराष्ट्र की सत्ता के गठबंधन में अपनी बात बनाए रखने के लिए विधानसभा चुनावों में 288 में से कम 100 सीटें पार करनी होंगी, जिसके लिए बीजेपी को अपने कोर वोटर्स में फिर से अच्छी तरह से पकड़ बनाने की जरूरत है। और इसी के चलते बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साथ उन मुद्दों को उठा रही है जिनसे बीजेपी के साथ उसके वोटर्स की आइडियोलॉजी और विश्वास जुड़े हुए हैं। एक कैबिनेट मीटिंग में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया, तो वहीं दूसरी मीटिंग में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए इसे एक सार्वजनिक खतरा बताया और कहा कि पूरे राज्य में इसके लगभग 1 लाख से ज्यादा मामले मिलते हैं। साथ ही उन्होंने वोट जिहाद का भी मुद्दा उठाया और कहा कि लोकसभा चुनाव में 48 में से 14 सीटों का नतीजा इस वोट जिहाद की वजह से प्रभावित हुआ है, जिसके लिए यहाँ की जनसंख्या की संरचना जिम्मेदार है। बीजेपी लोकसभा में 23 से गिरकर केवल 9 सीटों पर आ गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए बढ़त बनाना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटें मिली थी, जबकि उस टाइम बीजेपी ने कुल 260 सीटों पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस टाइम सभी पार्टीज अलग अलग ही चुनाव लड़ी थी। और ये 122 सीटें भी 2019 में यानी बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, तब वो घटकर 105 रह गई, जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे रह गई थी, जो कि 288 का आधा यानी 122 ही है। महाराष्ट्र की राजनीति में लव जिहाद के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने का काम वहां के सकल हिंदू समाज नाम के संगठन ने किया। हालांकि इस पर नफरत फैलाने के आरोपों के चलते बीजेपी ने इससे दूरी बनाए रखी है, पर देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास राज्य का गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने अब इन लव जिहाद के आरोपों पर अपनी मुहर लगा दी है। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जिस बढ़त की उम्मीद थी वो देखने को मिली ही नहीं। अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी कहीं वैसा फिर से ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी को वापस अपने मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान देना ही होगा। और इसी के चलते लव और वोट जिहाद और गाय जैसे मुद्दों के साथ पार्टी वापस अपनी ट्रैक लाइन पर लौट रही है। अब वैसे तो बीजेपी अपने इन हिंदूवादी सिद्धांतों से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि बीजेपी का कंपटीशन अब सीधा उद्धव ठाकरे की शिवसेना से है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये लड़ाई तो खुद शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से हाथ मिलाकर जनता में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी असर पड़ा है। आप खुद सोचिए, जो पार्टी कल तक चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि अरे हम कांग्रेस की घोर निंदा करते हैं, वो हिंदू विरोधी है, आज शिवसेना उसी की गोद में जाकर बैठ गई। जनता को अपने साथियों को क्या मूर्ख समझा है? इसी हरकत की वजह से शिंदे के नेतृत्व में आधी से ज्यादा शिवसेना बीजेपी के साथ आ गई, जो कांग्रेस के साथ खड़ी उद्धव गुट वाली शिवसेना से लड़कर बीजेपी को प्लस पॉइंट देगी। अब दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को ये ऑफिशियली कहना है कि गायों की अच्छी स्थिति और जो स्वदेशी किस्म की गायें हैं उनके संरक्षण के लिए गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला ये फैसला एक अच्छा कदम है। और कैबिनेट मंत्री सुधीर ने भी गाय संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने को कहा और इसी बात का समर्थन किया। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी गायों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम बीजेपी ने ही शुरू किया था। महाराष्ट्र में गौ हत्या पर कड़ी कार्रवाई 2014 से हो रही है, जब बीजेपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई थी और फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे। पिछले साल कई इलाकों की मांग के बावजूद महायुति सरकार ने सकल हिंदू समाज की लव जिहाद और भूमि जिहाद रैलियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को नजरअंदाज कर दिया। यानी यहां भी महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से लव जिहाद और भूमि जिहाद की इन रैलियों को मौन समर्थन दिया गया था। अब दोस्तों, जब हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हैं, तब आपको महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से 218 सीटें अभी के सत्ताधारी महागठबंधन महायुति के पास हैं। महायुति 3 बड़े दल हैं, जो है बीजेपी, जिसके पास फिलहाल 106 सीटें हैं। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, जिनके पास 40 सीटें हैं। इस हिसाब से 218 में से कुल 186 सीटें इन्हीं 3 बड़े दलों के पास हैं। बाकी की सीटें बीबीए और पीजीपी जैसे महायुति दूसरे छोटे दलों के पास हैं। साथ ही महायुति को 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ है। अब बात करें अगर हम महाविकास आघाड़ी की, तो इसके
पास कुल 77 सीटें हैं, जिनमें 44 अकेली कांग्रेस के पास, 16 उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास और 13 शरद पवार की एनसीपी के पास हैं। और यही इस गठबंधन के बड़े दल हैं। अब दोस्तों वापस लौटकर आते हैं यहाँ की राजनीतिक उठापटक में। अभी कुछ समय पहले नासिक में एक वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपदेश देने के लिए वहां मौजूद रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में तनाव बन गया। अब दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दंगा और बलबे की मानसिकता रखने वाले लोग तो किसी भी बात पर बलवा कर ही देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हिंदुओं के रामनवमी और महाशिवरात्रि के जुलूसों पर हर समय सिर्फ इसी बात पर पथराव किया जाता है कि वो मुस्लिम इलाकों में गए ही क्यों। दोस्तों अगर वो मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके में चले भी जाते हैं तो कौन से कानून के तहत सो कॉल्ड शांति प्रिय लोग उन पर पथराव करते हैं। आज भारत के लगभग 750 में से 100 से भी ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं और मुस्लिम मेजोरिटी में। तो क्या उन 100 से ज्यादा जिलों में हिंदू अपने त्योहार मनाना छोड़ दें? और अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते तो दंगे भड़काने वाले जो थोड़े लोग हैं जो पूरे समुदाय को बदनाम कर देते हैं, वो लोग किस हक से हिंदू बहुल इलाकों में अपने त्योहार मनाते हैं? खैर ये हमारी आज की वीडियो का विषय नहीं है। रामगिरी महाराज की टिप्पणी और राज्य में उससे जुड़े तनाव के 24 घंटे के बाद ही सीएम एकनाथ शिंदे को रामगिरी महाराज के मंच पर देखा गया, जो एक बार फिर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के हिंदूवादी सिद्धांतों पर रोशनी डाल रहा है। अब दोस्तों बीजेपी जब हिंदू हित या राष्ट्र हित का भी काम करती है तो उसे बड़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो समुदाय विशेष के खिलाफ हो गई हो, कोई साजिश रची हो। इसका एग्जाम्पल है अभी हाल ही में कोल्हापुर के पास विशालगढ़ किले में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई, जिसमें मुस्लिम प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया था और इससे भाजपा की समुदाय विशेष के प्रति मंशा पर सवाल उठाए गए थे। इस पर फडणवीस ने भी कहा था कि हर चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखना गलत है और ये सही बात है। भाजपा तो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर देती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तो उसी गोरखनाथ मठ के बाहर के एनकॉरमेंट पर ही बुलडोजर चलवा दिया, जिसके वो खुद पीठाधीश हैं। वहां तो सब हिंदू ही हैं। ऐसे में इन कार्रवाइयों को धर्म के चश्मे से देखना क्या ये सही बात है? यहाँ भी सेम वही बात है। जो लोग यूपी के बहराइच में राम गोपाल की हत्या पर चुप बैठे थे, वही लोग उनकी हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर पर पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। मतलब दोगलेपन की भी कोई सीमा होती है या नहीं? फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि पूजा स्थलों, ऐतिहासिक किलों और सार्वजनिक स्थानों पर सभी अवैध अतिक्रमणों को नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। दोस्तों यहाँ धर्म कहां से बीच में आ गया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और शिंदे गुट हिंदू संस्कृति के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से हिंदुओं की रक्षा में उठाए गए कदमों को मुस्लिम विरोध में उठाए गए कदमों की तरफ दिखाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लव जिहाद की खिलाफत का मामला, जो हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए है, या भूमि जिहाद की खिलाफत का मामला, जो कहीं ना कहीं अवैध मजारों द्वारा उनकी प्रॉपर्टियों को वक्फ के नाम करने की साजिश के खिलाफ है। इस पर भी कांग्रेस के नाना पटोले जैसे नेता फडणवीस पर हमला करते हुए कहते हैं कि जब गृह मंत्री लव जिहाद और वोट जिहाद जैसे विवादास्पद बयान देते हैं तो यह उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। दोस्तों संवैधानिक शपथ क्या केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की होती है? संवैधानिक शपथ क्या केवल सिलेक्टिव वर्ग की होती है? क्या राम गोपाल मारा जाए तो चुप रहो और सरफराज और तालिब के एनकाउंटर में गोली लग जाए तो चिल्लाना शुरू कर दो? गरबा पंडाल हिंदुओं के लिए सजाए जाते हैं, फिर भी खुद को कट्टर मुस्लिम बोलने वाले लड़के आखिर क्यों जाते हैं वहां? हिंदू लड़कियों के साथ गरबा खेलते क्यों हैं? यही बात अगर बीजेपी, बीएचपी या शिंदे गुट में से कोई पूछ ले तो वो कम्युनल बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों निर्णय आपको लेना है कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि हमारा काम केवल आप तक सच पहुंचाना है। धन्यवाद।